हमारे साथ इस वक्त दो मेहमान जुड़े हुए हैं। अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, शहकाज जैदी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं आप दोनों का ही स्वागत है। शहकाज जैदी जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए आपसे सवाल करते हुए, ये तबलीगी जमात को इतना बदनाम किया गया है या वाकई में तबलीगी जमात ने बहुत बड़ा गुनाह किया? तबलीगी जमात से भूल हुई या अपराध हुआ? आपकी नजर में क्या है? देखिए, ऐसा है कि बहरहाल इस वक्त जो काम हुआ है हम उसके पक्ष में नहीं हैं, और ये सारी दुनिया को इस वक्त मालूम है कि इस वक्त कोरोना जैसा एक महामारी पूरे दुनिया को अपने चपेट में लिए हुए है और जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में एक हाहाकार मचा हुआ है, पहली चीज। लेकिन साथ साथ ही जो बार बार तबलीगी जमात की बात हो रही है और इसको लेकर फिर वही बात आती है कि मुसलमानों को टारगेट करके ये बात की जाती है कि मुसलमानों की तबलीगी जमात, मुसलमानों की तबलीगी जमात, ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए, ठीक है, तबलीगी जमात ने गलत किया, लेकिन एक बात बताइए कि जो निजामुद्दीन में जो जैदी साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे बंद है, चर्च बंद है, कहीं से भी इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने नहीं आती? कहीं होटल में आप इस तरीके से जमा हो जाते हैं, कई घरों की छतों पर इकट्ठा हो जाते हैं, कोरोना का खतरा समझते हैं ना? आपने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की वाणी को, उनके स्टेटमेंट को सुना होगा, किस तरह से उन्होंने टारगेट किया है। ये इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए, इस वक्त सियासत का ये वक्त नहीं है। इस वक्त ये जो कोरोना है ये हिंदू और मुसलमान को देखकर नहीं लगेगा, ये किसी को भी हो सकता है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इससे अपने आप को महफूज रखें, सुरक्षित रखें, और ताकि दूसरे भी सुरक्षित रहें। जो हुआ है, यहाँ पर जो लोग इतने बड़ी तादाद में जमा हुए, पहली चीज बताइए शहकाज जैदी जी, निजामुद्दीन क्या आपके सामने टेलीविजन है? वहीं के शहकाज जैदी, आपके सामने टीवी स्क्रीन है क्या? नहीं, हमारे पास ठीक है, अगर टीवी स्क्रीन नहीं है, कुछ तस्वीरें आप मेरे जरिए सुने, मैं बयां करता हूं, उसके बाद आप ये कहिएगा कि क्या वाकई में कोरोना के नाम पर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। तस्वीर नंबर 1 जो अभी टीवी स्क्रीन पर है, पुलिस वाले कई मौलानाओं को समझा रहे हैं। दूसरी खबर यह आई है कि एनएसए अजीत डोभाल ने भी साद अली के साथ में बात की थी। एक और तस्वीर आई है राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर 50 लोग एक घर के अंदर जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा बयां करता हूं, उसके बाद आप ये कहिएगा कि क्या वाकई में कोरोना के नाम पर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। तस्वीर नंबर 1 जो अभी टीवी स्क्रीन पर है, पुलिस वाले कई मौलानाओं को समझा रहे हैं। दूसरी खबर यह आई है कि एनएसए अजीत डोभाल ने भी साद अली के साथ में बात की थी। एक और तस्वीर आई है राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर 50 लोग एक घर के अंदर जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नमाज पढ़ रहे थे। एक और तस्वीर आई थी कल बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग जमात बनाकर के इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने ये नहीं समझा कि तबलीगी जमात किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है। इन तस्वीरों को देखने के बाद हम क्यों नहीं ये कहें, जमात के नाम पर, तबलीग के नाम पर, मरकज के नाम पर, नमाज के नाम पर लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जितनी भी तस्वीरें आपने बताई हैं, हम उन तमाम चीजों का खंडन करते हैं, उनका विरोध करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष की तस्वीर दिखलाना, यही हमारी सियासत का एक घिनौना चेहरा है। अगर आप एक तरफ ये मुसलमानों की नमाज की तस्वीर दिखला रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि थाली और ताली के नाम पर सड़कों पर हुजूम निकला हुआ था, उसकी तस्वीर नहीं दिखलाई जा रही है। हमारे खुद मुख्यमंत्री जी रामलला के दर्शन करने के लिए एक पूरा लश्कर लेके गए थे अयोध्या, उसकी तस्वीर नहीं दिखलाई जा रही है। तो ये कैसी बातें हो रही हैं? आप इस वक्त हिंदू मुसलमान मत करिए, इस वक्त देश के अंदर एक बहुत बड़ी विपदा है, अपनी नजर को बदलिए। बतौर जिम्मेदार मीडिया चैनल होने के नाते तमाम तस्वीरें, रुक जाइए, ताली और थाली की तस्वीरें हमने दिखाई थी, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए हो या फिर इकट्ठा होकर हो, हमने दिखाई थी। रामलला को जब उनके अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया था, हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी। सवाल मत उठाइए, जब इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी ना तो सवाल होता है। अंबर जैदी, ये जो दिल्ली के निजामुद्दीन में हुआ, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान खतरे में डालकर, क्या कहेंगे आप इन पर? क्या ऐसा होता है मरकज में?
देखिए हमने पहले भी कहा, हमने पहले भी कहा यहाँ पे सवाल सीधे सोच पे उठता है। जिस तरीके से बात हो रही है अभी जो मौलाना साहब दूसरी तरफ बैठे हुए बोल रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान। इस तरीके से मैं बात नहीं कर पाऊंगी अगर आप लगातार बोलेंगे। मैं आप बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल बोलिए। जी देखिए, यहाँ पे सवाल जो जिस तरीके से हम कल से जब से बहस स्टार्ट हुई है, मुझे भी सोशल मीडिया पे गालियां पड़ रही हैं, मुझे बिकाऊ बोला जा रहा है, लेकिन हम मुसलमान कभी भी अपनी गिरेबान में झांक के नहीं देखते हैं, अपनी गलती को गलती नहीं बोलते हैं। सबसे बड़ी कमी यहीं पे आ जाती है। बात सवाल सिर्फ मानसिकता की है। ये नहीं कहा जा रहा कि मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं। अगर गलती इतने बड़े स्तर पर आपकी कोताही, आपकी कमी सामने आती है तो सवाल उठेगा। आप हजारों की संख्या में सबसे पहले 12 मार्च को ये सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई कि विदेश से आए हुए सभी लोगों के लिए आइसोलेशन जरूरी है। उसके बाद लगातार 13 मार्च को, 16 मार्च को, 19 मार्च को कि 200 से ज्यादा, 50 से ज्यादा, 20 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं रह सकते। बावजूद उसके आप हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं और वीडियो आप एक हफ्ता पहले की जमात की, तबलीगी जमात की, आप यूट्यूब पे जाएं, वहां पर मौलाना साहब का पूरा ऑडियो डला हुआ है जिसमें वो साफ ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के नाम पर ये साजिश की जा रही है, मुसलमानों को एक दूसरे से दूर किया जा रहा है। आप इन अफवाहों में, इन बातों में ना आए। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि आप इन फितनों में ना पड़े और यही समय है कि आप अपने काम को बढ़ाएं, आप मस्जिदों में इकट्ठा हों, आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हों। सवाल उस मानसिकता पे उठता है जो ऐसी महामारी को, जिसको WHO ने पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है, उसके बावजूद आप लोगों को ये कह के वरगला रहे हैं कि ये साजिश है। तो आप अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं या किसी और के साथ धोखा कर रहे हैं? तो ये यहाँ पे सवाल इस मानसिकता पे उठता है। सवाल ये नहीं है कि राजनीति हो रही है। हम बहुत बेचारे बन जाते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले कर देते हैं कि हमको टारगेट किया जा रहा है। टारगेट उस मानसिकता को किया जा रहा है जहाँ पे मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। मैं रात को जागी हुई थी, 5 बजे भी अपडेट आया कि तेलंगाना में 15 लोग और कोरोना से पीड़ित पाए गए हैं जो मरकज से, यहाँ से, निजामुद्दीन से गए थे। जिस तरीके से ये संख्या बढ़ती जा रही है, पूरे देश में 19 स्टेट्स में लोग हैं और 16 कंट्रीज से लोग आए हुए थे। यहाँ तक कि अफ्रीकन, यूरोपियन और एशियन कंट्रीज से इतने बड़े स्तर पर लोग आए हुए थे। कितना बड़ा नियम कानून का उल्लंघन हो रहा था और आप उसको बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। क्या बोलेंगे आप इस मानसिकता को? जवाब दीजिए। हम नहीं बोल रहे हैं, माफ करिएगा, गुस्सा आता है, शर्मिंदगी होती है कि इतने बड़े स्तर पर कोताही होती है, उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, सुन लीजिए, नहीं, सवाल करिए तो जवाब सुना करिए। मैंने पहले भी कहा था, मैं हर उस चीज के खिलाफ हूँ, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, उसका खंडन करता हूँ जो इस तरह की कोई भी कार्रवाई या गतिविधियां हो रही, इससे इंसानियत खतरे में पड़ रही है। लेकिन साथ साथ आप सिर्फ और सिर्फ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो जमात में आए थे उनके खिलाफ मुकदमा मत कायम करिए, बिल्कुल मुकदमा कायम करिए, उनके ऊपर सख्त सजा करिए, उनका इलाज कराइए, जो भी आप कर सकते हैं करिए। लेकिन इसकी तह में जाइए, जो देश के बाहर से लोग आए थे उनकी एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग क्यों नहीं की गई? आखिर वो कैसे इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए और वो विजिट वीजे से आए हुए थे, कैसे वो जमात में पहुंच गए? क्या हमारी LIU नहीं थी? क्या हमारी पुलिस नहीं थी? क्या हमने उस पर गौर फिक्र नहीं किया? तो जिसकी जिसकी जिम्मेदारी बनती है, जिसकी जिसकी गलती बनती है, सबके ऊपर कार्रवाई की जाए, किसी एक को अकेले कार्रवाई में न लिया जाए। चलिए ठीक है शहकाज जदी जी, हालांकि आपको ये लगता है कि हर एक चीज जो है, टूरिस्ट वीजा के नाम पर जमात में शामिल हुए, उसमें कई से लोगों को ब्लॉक किया गया, ब्लैक लिस्ट किया गया ठीक है। हमारे साथ में हालांकि फिरोज बख्त जी भी हैं, उनके पास भी चलेंगे। इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, देश की जानी मानी शख्सियत हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर भी हैं। आपने दो लोगों का अपना अपना पक्ष सुना। फिरोज बख्त जी, एक का कहना यह है कि सोशली समझा जाना चाहिए और एक का कहना यह है कि एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है कोरोना संक्रमण को लेकर के। क्या आपको भी लगता है कि जमात या मरकज को अगर ला करके खड़ा किया जा रहा है सवालों के घेरे में, तो एक समुदाय विशेष पर निशाना साधा जा रहा है? देखिए, ऐसा है, मैंने दोनों को सुना, अंबर को भी सुना और जैदी साहब को भी सुना। मैं देखिए बैलेंस करके बात करूंगा। पहली बात तो यह है कि मतलब ये कहना कि खास किसी समुदाय को, किसी कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है, मैं इसको ठीक नहीं समझता। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है
कि ये जो सब लोग जमा हुए थे मरकज के ऊपर, तबलीगी जमात मरकज जो है निजामुद्दीन में, जो कि बहुत बड़ी मस्जिद है जहां पे 10-12 हजार लोग जमा हो सकते हैं, उसका नाम है बंगले वाली मस्जिद। देखिए, ये दुनिया जानती है, ये जितने लोग बंगले वाली मस्जिद में आ रहे थे, ये मुख्तलिफ ममालिक से आ रहे थे, कम से कम 15-20 कंट्रीज से आ रहे थे, और इनको ये पता था, इनके वन ऑफ द जो स्पोक्स पर्सन्स थे, प्रवक्ता थे, उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता है कि ये दिसंबर 2019 से ये वबा फैली हुई है, महामारी फैली हुई है, पैंडेमिक फैला हुआ है, तो इन सबको ये पता था। जब इनको ये पता था तो इनको जब से ही नहीं, दिसंबर जनवरी से ही इनको ये बड़ी बड़ी जो गैदरिंग्स नहीं करनी चाहिए थी। अब ये कहना कि भाई हमें टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अरे ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का मसला है नहीं। आप कैसे कह सकते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? मस्जिदें सारी बंद हैं, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना दोनों बंद हैं, सब जगह। आप देखिए वेटिकन बंद है, तमाम गिरजे गुरुद्वारे सारे बंद हैं, तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? और हाँ, मैं थोड़ा सा समझता हूँ ढील जो है वहाँ पुलिस की तरफ से भी हुई। पुलिस की जो बैक साइड है, फिरोज जी एकदम ठीक आप कह रहे हैं कि ढील पुलिस की तरफ से भी दी गई है, लेकिन एक आंकड़ा हम लेकर के आएंगे, एक सच्चाई लेकर के आएंगे, और उसके बाद शहकाज़ादी के पास में चलेंगे। और शहकाज़ादी जी, जरा आप बिल्कुल लिबरल सोच के साथ में, ट्रांसपेरेंट सोच के साथ में, न्यूट्रल सोच के साथ में कुछ चीजों का जवाब दीजिएगा। लेकिन मौलाना कहां पर गए, मौलाना की ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही, ये समझना बेहद जरूरी है। मेरे ख्याल से ये जो निजामुद्दीन की तबलीगी जमात से निकले मौलाना कहां देश के हिस्सों में गए, एक बार बताना बेहद जरूरी है। कृष्णा, ये जो वायरस की चेन है राशिद, हम बार बार कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, लेकिन यहाँ पर कैसे अपराध हुआ वो आप इन ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को समझाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से संपर्क में ये 157 लोग आए और मरकज में 711 लोग जो कि आंध्र से पहुंचे हुए थे, ये देश के तमाम राज्यों से, अलग अलग राज्यों से पहुंचे, इकट्ठा हुए। और आज मनीष सिसोदिया ने भी जानकारी दी है, 2300 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, मरकज में शामिल होते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। मेरे ख्याल से एक यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और एमपी कहां पर कितने मौलाना गए, ये समझाना बेहद जरूरी है। यूपी 157 लोग संपर्क में आए, मरकज में 711 लोग आंध्र प्रदेश के भी रहे। तेलंगाना कोरोना के 15 नए मामले सामने आए, जिनमें से 6 की मौत हुई है जो मरकज में शामिल रहे थे। तमिलनाडु मरकज में 1400 लोग शामिल हुए थे तमिलनाडु के। एमपी के दिल्ली में 107 लोग थे निजामुद्दीन वाले मरकज में। अब भी दिल्ली में 137 लोग हैं यूपी वाले, 85 की तलाश जारी है। यूपी की मैं बात कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश के 6 लोग, तेलंगाना की माफ कीजिएगा, 6 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना के नए मामले 57 आए हैं। मरकज में तमिलनाडु के 1400 लोग लगभग शामिल थे। एमपी के दिल्ली में 107 लोग थे, 31 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इसके आगे की जानकारी मेरे ख्याल से देनी चाहिए। 85 लोगों की तलाश चल रही है, और न सिर्फ 85 जो कि आंध्र प्रदेश से आए थे, ऐसे तमाम लोगों को अब तो ट्रेस भी किया जा रहा है। 95% उत्तर प्रदेश में तो ट्रेस हो गए हैं, बाकी तमाम राज्यों से अलग अलग जगह से जानकारी मिल भी रही है। कुछ लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है, कुछ लोगों को क्वारंटीन के लिए रखा गया, और जिनकी ज्यादा गंभीर स्थिति दिखी उन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इस बीच लखनऊ के 20 लोग ऐसे हैं जिन्हें फिलहाल ट्रेस कर लिया गया है, अलग किया गया है 626 लोगों को जो कि आंध्र के हैं। इनमें कुछ एक की ट्रेवल हिस्ट्री है, ये आप जानिएगा, कुछ एक की ट्रेवल हिस्ट्री है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे राशिद जो कि संपर्क में आने के बाद संक्रमित हो गए। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौट करके आएंगे तो हम तबलीगी जमात वाले मौलाना और दिल्ली पुलिस के बीच का एक संवाद सुनाएंगे, और मैं कोशिश ये करूंगा कि मनीष सिसोदिया को भी सुनाया जाए, क्योंकि इन 2 बयानों के जरिए आप समझ पाएंगे कि मौलानाओं ने कितना बड़ा झूठ बोला, किस तरह से सच को छिपा करके रखा। और हाँ, शहकाज़ादी कि आखिर लॉकडाउन के बावजूद, जब देश भर में लॉकडाउन था, जब देश भर में कोरोना कहर बरपा रहा था, दुनिया का हाल देखने के बाद भी सबक निजामुद्दीन के मरकज के पहुंचे हुए लोगों ने नहीं लिया। हजारों की संख्या में जुट भी गए और 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान को खतरे में डाल दिया। और तारीख के लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि जमात वालों ने कहां पर देश भर में लॉकडाउन था, जब देश भर में कोरोना कहर बरपा रहा था, दुनिया का हाल देखने के बाद भी सबक निजामुद्दीन के मरकज के पहुंचे हुए लोगों ने नहीं लिया। हजारों की संख्या में जुट भी गए और 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान को खतरे में डाल दिया। और तारीख के लिहाज से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा कि जमात वालों ने कहां पर कब झूठ बोला। हम आगे आपको ये भी बताएंगे और दिखाएंगे। ये देखें आप, कोरोना की क्रिमिनल जमात इन्हें क्यों ना हम कहें,
क्योंकि 12 मार्च 2020 वीजा हो गया था सारा कैंसिल, लेकिन निजामुद्दीन में तब भी मरकज जारी थे और 17 मार्च की कहानी मेरे ख्याल से बतानी चाहिए आपको। 17 मार्च जब 50 से ज्यादा लोगों पर पूरी तरीके से रोक थी और वो ऑर्डर्स की कॉपी भी जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया गया था, जिसके बाद जमाती बार बार कह रहे थे कि जैसे ही लॉकडाउन होने वाला था उससे पहले हमने 1500 लोगों को शिफ्ट कर दिया था। ज्यादा लोगों पर रोक लगा दी गई, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर जुटे रहे। यानी 12 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 17 मार्च ये वो तारीखें हैं जब मरकज के लोगों ने झूठ बोला या यूं कह लें कि सच छिपाया। जब 200 लोगों पर रोक लगी, जब 50 लोगों पर रोक लगी, जब 20 लोगों पर रोक लगी, उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में यहाँ जमाती कैसे इकट्ठा हो गए। अब कड़ी कार्रवाई करने की बात मनीष सिसोदिया की तरफ से भी कह दी गई है। देश के तमाम राज्यों में इनकी तलाश भी शुरू हो गई है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये कि क्या सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाने से इन गंभीर सवालों से बच जाएंगे सबसे बड़ी बात यह है में शामिल जमाती। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने वक्त रहते अगर एक्शन न लिया होता तो शायद ये लोग और भी ज्यादा इसी तरह से छिप करके रहते हैं। वो तो खैर मानिए कि दिल्ली पुलिस ने लगातार इन लोगों को आगाह किया, बार बार अलर्ट किया। दिल्ली पुलिस ने इन मौलानाओं के साथ में मीटिंग भी की, इनसे ये भी कहा कि जितना जल्दी हो सके आप बिल्डिंग खाली करा लीजिए। दिल्ली पुलिस के तमाम ऑफिशियल्स लगातार इस बात को फॉलो भी करते रहे और जिसके लिए उनकी तारीफ भी करनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके ये मौलाना लगातार झूठ ही बोलते रहे। लेकिन मानसिकता पर सवाल राशिद क्यों ना उठाएं? जब पूरा देश एकजुट है, कोरोना के खिलाफ युद्ध चल रहा है, ऐसे में कुछ मौलाना सामने आते हैं, कुछ इस्लामिक स्कॉलर आते हैं और कहते हैं कि ये समुदाय विशेष को घेरने की कोशिश है, ये समुदाय विशेष को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर सवाल आपसे क्यों ना उठाए? पूरी दुनिया में इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, हजारों लोगों की जान जा चुकी है, 40,000 के पार पहुंच गया है अब आंकड़ा, लाखों लोग संक्रमित हैं, तो आपको क्यों समझ नहीं आया? मेरे ख्याल से हमें तुरंत ही सुरेश खन्ना जी के पास में चलना चाहिए। सुरेश खन्ना जी, आप योगी सरकार के मंत्री हैं, यूपी के मेडिकल एजुकेशनल मिनिस्टर हैं। सुरेश खन्ना जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुरेश खन्ना जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए, इस वक्त पूरे यूपी में एक दहशत है, कोरोना की दहशत के साथ साथ तबलीगी जमात के लोग जो दिल्ली से निकले हुए हैं, यूपी के अलग अलग इलाकों में गए हैं, उनके बारे में पता करने में कितनी कामयाब अभी तक यूपी सरकार हुई है? जहां जहां वो गए हैं उन जिलों में इस बात के लिए खबर करवा दी गई है, वहां उन लोगों को आइडेंटिफाई करके क्वारंटाइन किया जा रहा है और वो किसी से संपर्क में न रहें, ये कोशिश हो रही है लगातार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में कल ही आदेश दे दिया था। जो परिस्थिति है उससे निपटने के लिए पूरी सजगता के साथ, पूरी सतर्कता के साथ सरकार मुस्तैद है। हमारे सभी अधिकारी लगे हैं। हमने एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है डीजीएमई कार्यालय में। वहां सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक इस तरीके की जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उसको कलेक्ट करके हम सारी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। सर, आपको ऐसा लगता नहीं कि एक तरफ तो पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, लेकिन मुश्किलें खड़ी हो जा रही हैं, चाहे वो दिल्ली एनसीआर में 20 से 25 हजार मजदूरों का इकट्ठा होना हो या फिर दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज में शामिल हजारों लोगों का फिर वापस अपनी अपनी जगह लौट जाना हो। ऐसे में सर ट्रेस कैसे करेंगे? क्योंकि एक वक्त होता है, एक वक्त के बाद कोरोना दिखाई देता है या समझ में आता है, उससे पहले तो फ्लू के लक्षण दिखाई भी नहीं देते। जो परिस्थिति आती है उसके हिसाब से ही उसका समाधान ढूंढा जाता है। जो परिस्थिति सामने आई है उसके हिसाब से ही हम जितने जगह पर जहां जहां लोग गए हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करके क्वारंटाइन किया जा रहा है। ठीक है सुरेश खन्ना जी, एक और चीज देश जानना ये चाहेगा कि 2 दिन पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा के दौरे पर थे, गाजियाबाद में भी थे। उसके बाद आगरा का और मेरठ का उन्होंने दौरा कैंसिल कर दिया था। पता ये चला कि कई सरकारी अधिकारियों से बहुत वो नाराज हैं। क्या ऐसा है? देखिए, जो अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं उनको शिफ्ट भी किया जा रहा है और तत्काल निर्णय लिया जाता है। रोज मुख्यमंत्री जी इस संबंध में रोज फीडबैक लेते हैं और उन्होंने हर स्तर पर इस बात की कोशिश की है कि किसी भी तरीके से कोरोना का फैलाव न हो और उत्तर प्रदेश इसमें काफी कुछ हद तक फैलाव को रोकने में सफल भी हुआ है। लेकिन जो परिस्थिति है उससे पूरी तरीके से
सजग है। सरकार पूरी सतर्कता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ हर समय जहां पर जैसी आवश्यकता होती है वहां निर्णय लेके कार्रवाई भी कर रही। नोएडा में जो परिस्थिति सामने आई थी उसमें तत्काल कार्रवाई कर दी गई, श्री नरेंद्र भूषण जी को इंचार्ज बना दिया गया, वहां के जिलाधिकारी को परिवर्तित कर दिया गया। सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री किस तरीके से काम कर रहे हैं। जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, मुख्यमंत्री खुद भी अपने घर में रह सकते थे, लेकिन वो अलग अलग राज्यों के साथ साथ अलग अलग जिलों के दौरे में भी पहुंचे। लेकिन आपको क्या लगता है, 611 करोड़ मजदूरों के खातों में ट्रांसफर हुए, खाने के पैकेट खुद चेक किए गए, जहां लापरवाही दिखी वहां एक्शन भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 20 से 25 हजार लोग सड़क पर आ जाते हैं, लगातार नोएडा में मामले बढ़ते हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या सिस्टम की कमी है सर? देखिए, सिस्टम की कमी नहीं है। एक जो परिस्थिति डेवलप हुई वो सब कुछ आप लोगों के सामने है, आपने भी देखा। इसको तुरंत रोकना आवश्यक था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उसके बाद निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसको कार्यान्वित करने के लिए एकदम से युद्ध स्तर पर प्रयास किया और हर तरह से इस बात की कोशिश की कि कहीं पर भीड़ जमा न हो। सारे आयोजन निरस्त कर दिए गए। हर प्रकार से उसके बचाव को हर कोशिश की गई। जो जितना बचाव हम कर सकते हैं उतना करें, और जहां पर जैसी परिस्थिति हुई उसके हिसाब से निर्णय लेकर तत्काल कार्रवाई की गई। उसमें लापरवाही नहीं हुई। हम सरकार पूरी तरीके से सचेत है और हर समय इस बात की चिंता है कि किसी भी तरीके से कोरोना का फैलाव उत्तर प्रदेश में न हो। सुरेश खन्ना जी, ऐसा क्यों है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ही खास तौर से कोरोना संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा आए? कहीं लापरवाही हुई है, चूक हुई है, भूल हुई है? देखिए, जहां पर एक दूसरे से टच हुआ, क्योंकि ये बीमारी न तो गंदे पानी से फैली, न ही बीमारी प्रदूषित हवा से फैली। ये बीमारी तो केवल एक दूसरे के संक्रमण से फैली, एक दूसरे से टच होने से फैली। तो इसीलिए आइसोलेशन केंद्र सरकार भी बराबर इस बात पर जोर दे रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस बात को रिपीटेडली कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बराबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, समाचार पत्रों के माध्यम से बराबर लोगों को इस बात के लिए आगाह कर रहे हैं और उसी लिए ये लॉकडाउन किया गया। लेकिन फिर भी इतना बड़ा प्रदेश है, कहीं कोई जो लोगों की जो लापरवाही हुई उसकी वजह से ये स्थिति थोड़ी सी पैदा हुई, लेकिन पूरे तरीके से ग्रिप में है, कंट्रोल में है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसको हम पूरी तरीके से रोक लेंगे। ये सरकार का संकल्प भी है। क्योंकि देखिए सुरेश खन्ना जी, यूपी की आबादी है 23 करोड़ और यूपी के लिए कोरोना संक्रमण के साथ साथ पलायन बहुत बड़ा खतरा है। दिल्ली से हजारों की तादाद में यूपी के अलग अलग इलाकों में लोग निकल करके गए। इस बात को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि इनके जरिए संक्रमण नहीं फैल रहा या फिर न फैले? इसे लेकर के कितने अटेंटिव हैं आप लोग? अब इस समय नहीं है, हर तरीके से अटेंटिव हैं। सब जगह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को इस बात को बता दिया गया है और जहां पर जैसा ही कोई संक्रमित केस मिलता है उसको फौरन आइसोलेट किया जाता है, उसके इलाज के लिए व्यवस्था की जाती है और फर्दर उससे किसी का कोई व्यक्ति उससे न मिले इस बात की व्यवस्था की जाती है। एक और आखिरी सवाल बराबर की जा रही है, आप लोग देख भी रहे हैं, हमारे प्रयास लगातार चल रहे हैं। जी, एक और आखिरी सवाल आपसे, यूपी में लोग लॉकडाउन का कितना पालन कर रहे हैं और जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे आगे चल करके उनके खिलाफ कितनी सख्ती आप लोग दिखाएंगे? देखिए, लॉकडाउन का पालन अधिकांश लोग कर रहे हैं और जो लोग किसी न किसी वजह से नहीं कर रहे हैं उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। उनको देश हित में, समाज हित में हर हालत में पालन करना चाहिए, ये मेरी उनको सलाह है। और जो लोग नहीं करेंगे उनके खिलाफ हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं। हम कार्रवाई भी करेंगे और किसी भी हालत में हम लॉलेसनेस नहीं होने देंगे। इस बीमारी के फैलाव को हर हालत में रोकेंगे। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। समझ सकते हैं हम शासन प्रशासन के लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन न सिर्फ सरकार से उम्मीद रहे, न सिर्फ मंत्रियों से उम्मीद रहे,
बल्कि जिम्मेदारी आम नागरिक की भी होती है कि हम घर में रहेंगे तभी सुरक्षित रह पाएंगे। लॉकडाउन के नियमों का पालन करना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ सुरेश खन्ना ये बता भी रहे थे कि किस तरीके से यूपी सरकार उन लोगों को चिन्हित भी कर रही है जो कि निजामुद्दीन की मरकज में शामिल होने के बाद अपने अपने घर लौटे। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ में अंबर ज़ैदी जुड़ गए हैं और शहकाज ज़ैदी भी जुड़ गए हैं। शहकाज ज़ैदी, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, आपका कहना यह था कि धर्म विशेष को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दो चीजें आपके सामने रखना बेहद जरूरी है। पहली चीज तो यह है कि जब दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स ने बात की मौलानाओं के साथ, तो मौलानाओं ने कहा कि 1000 से 1500 लोग हैं, लेकिन आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह बताया कि 2167 लोग वहां पर थे। क्या ये माना जाए कि मौलाना ने झूठ बोला, और अगर झूठ बोला तो कि इसे क्यों ना देश के खिलाफ साजिश माना जाए? देखिए ऐसा है कि अगर जहां पर जिसकी गलती निकलती है, वो चाहे मौलाना हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो कोई प्रशासन का अधिकारी हो, शासन का अधिकारी हो, जो भी इस वक्त देश की आवाम के साथ, मासूम जनता की जिंदगी के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता नजर आए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। मैं एक बात फिर आपसे कह दूं, जो आप बार बार कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बात साफ कर दूं, ये कुछ ऐसे तथाकथित नेता हैं कि जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस डाली हुई हैं, पोस्टें डाली हुई हैं, इसको कोरोना जिहाद का नाम दिया गया है और उसको सिर्फ मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है। मैं ऐसे लोगों से बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि इस वक्त हिंदू और मुस्लिम के चश्मे को उतारकर एक देश के लिए काम करें। हम सब की जान खतरे में है, पूरे देश की जान खतरे में है, पूरे विश्व के समुदाय की जान खतरे में है। हम सबको इस वक्त इंसानियत के लिए जीना है, हिंदू मुसलमान के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। शहकाज जी, करोड़ों लोग ना इस वक्त आपको भी देख रहे हैं, क्यों ना हमारे चैनल के माध्यम से ही आप उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि अगर ऊपर वाले को याद करना है तो एक साथ समुदाय में मिलकर, एक साथ भीड़ इकट्ठा कर जरूरी नहीं है, आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। ये मैसेज दीजिए ना। आप सुन लीजिए, ऐसा है कि ऊपर वाले ने सिर्फ जमात की नमाज के लिए, जो वाजिब नमाज होती है, उसके लिए जमात का हुक्म दिया था, और वो भी बस इतनी देर के लिए कि आप नमाज पढ़िए और अपने घर जाइए। लेकिन अल्लाह को वो इबादत ज्यादा पसंद है जो बंदा तन्हाई में अपने अल्लाह से करता है। हमारे वहां नमाज तहज्जुद, जिसे नमाज शब कहते हैं, वो तन्हाई में पढ़ी जाती है। तन्हाई वाली नमाज पढ़ी कहाँ जा रही है? अल्लाह तन्हाई वाली नमाज पढ़ी कहाँ जा रही है? तो अब यही, अरे अपने सर यार, मैं यही कह रहा हूं कि अल्लाह, आपने कहा ना कि मैसेज की बात, वही मैसेज में कन्विंस कर रहा हूं कि अल्लाह तन्हाई में इबादत को ज्यादा पसंद करता है। आप अपने अल्लाह से गिड़गिड़ाकर, अपने रब से गिड़गिड़ाकर दुआ करें कि परवरदिगार पूरी दुनिया से इस मुसीबत को खत्म कर दे। इंसानियत इस वक्त खतरे में है, हम सब गुनहगार बंदे हैं, तेरे सामने हाथ जोड़े हुए हैं। तू ही मालिक है, इस पूरी कायनात का पालनहार तू ही है, और हम सब की जिम्मेदारी है कि इसके लिए अपने आप को घरों में कैद रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। जो बहुत इमरजेंसी काम, मतलब आप मान रहे हैं ना कि कुछ लोग तो हैं जो ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग तो हैं जो लगातार हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, बिना घुमाए फिराए, बिना हिंदू मुस्लिम किए। ये कहिए आप कि तन्हाई में की हुई नमाज लगती है और इस तरह की भीड़ इकट्ठा करना बिल्कुल गलत है, वो भी इस वक्त पर, कहिए आप। देखिए, फिर हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा करना गलत है, और जिसने भी भीड़ इकट्ठा की है, फिर वो चाहे किसी समुदाय का हो, चाहे वो जितनी ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति हो। फिरोज जी, आपको लगता नहीं कि इस वक्त समुदाय, मुस्लिम समुदाय भी दो अलग अलग हिस्सों में सोच रहा है? एक समुदाय वो है जो सीधे तौर पर ये कहता है कि मस्जिद में नमाज नहीं होनी चाहिए, जो ये कहता है कि जुमे की नमाज भी भीड़ में नहीं होनी चाहिए, आप घर में ही अता कर सकते हैं। और दूसरा समुदाय जो है वो तबलीगी जमात और मरकज लेकर के, एक घर के अंदर रह करके, जोधपुर के घर में रह करके पूरा एक समूह बना रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहा है। क्या ये माना जाए कि मुस्लिम समुदाय भी सोच के मामले में दो फाड़ है इस वक्त? हाँ, देखिए, नहीं अता कर सकते हैं। और दूसरा समुदाय जो है
वो तबलीगी जमात और मरकज लेकर के एक घर के अंदर रह करके, जोधपुर के घर में रह करके पूरा एक समूह बना रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहा है। क्या ये माना जाए कि मुस्लिम समुदाय भी सोच के मामले में दो फाड़ है इस वक्त? हाँ, देखिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दें। अभी मैं शहकाज साहब को सुन रहा था, उन्होंने जो तन्हाई में इबादत की बात करी है, बिल्कुल सही मैसेज दिया है। और मैं इसमें और भी ऐड करना चाहूंगा। देखिए, इसको थोड़ा सा हम जो बहुत ज्यादा इस्लाम की बात करते हैं, बहुत ज्यादा मजहब की बात करते हैं, उसमें मैं ये भी जोड़ दूं कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने भी ये बात कही थी, अगर कोई महामारी फैली हुई हो, कोई वबा फैली हुई हो, तो आपके लिए अच्छा ये है कि आप अपने घर के आगे लक्ष्मण रेखा खींच लीजिए, घर से ना बाहर जाएं, ना किसी को घर में आने दें। तो ये बात तो हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आपने भी कही हुई है। और मसला क्या है कि ये जो मरकज वाले लोग हैं, ये सब चीज जानते हैं, इनके जो मैनेजमेंट के लोग हैं, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन बावजूद उसके दिसंबर से, जनवरी से, फरवरी, मार्च और हत्ता के 23 मार्च से 25 मार्च तक भी इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग्स की। तो गैदरिंग का मतलब ही नहीं बनता है। और ये सारी दुनिया के लोगों को पता है, जो लोग मलेशिया से आ रहे हैं, जो लोग वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं, जो लोग इंडोनेशिया से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, उनको भी इस बात का पता है। उनको नहीं आना चाहिए था। अगर वो आ भी गए थे तो ये जो इन मुंतजिमीन थे, यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग थे, ये जो मरकज के थे, निजामुद्दीन मरकज के, उनको चाहिए था कि उनको कहते कि भाई अब हम मजमे में जो है इबादत नहीं कर रहे हैं। और देखिए सही तरीका क्या है, मैं बता दूं कि बहुत तेज बारिश हो रही थी, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, गालिबन ये फजर का वक्त था, तो आपने अजान में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, अजान में होता है हय्या अलस सलाह। हय्या अलस सलाह का मतलब है मस्जिद की तरफ दौड़ के आओ, नमाज पढ़ो अपने वक्त से। तो उसमें आपने कहा कि अस्सलातु फी बुयूतिकुम, उसका कहने का मतलब ये था कि मतलब आप अपने घरों में नमाज पढ़िए, ठीक है, यही इसका मतलब था। तो यही चीज को हमें फॉलो करना चाहिए। आपने ये भी कहा था, आपने ये भी कहा था कि अगर आपके ऊंट सेहतमंद ऊंट हैं, अब बीमारी फैल जाए, ऊंटों में भी उस वक्त बीमारी फैला करती थी, तो आपने ये भी कहा था अपने ऊंटों को, सेहतमंद ऊंटों को बीमार ऊंटों से नहीं मिलने देना। तो हमारा तो मजहब यही कहता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कोताही हुई है। और हजरत मौलाना साद कांजवी साहब जो हैं, उन्होंने एक बयान दिया था, मुझे बड़ा अफसोस है कि इन दिनों में उन्होंने ऐसा बयान दिया, और गालिबन ये बयान उन्होंने, ये रिकॉर्डिंग है, 21 तारीख को दिया, जबकि 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने ये कहा कि एक पब्लिक कर्फ्यू होना चाहिए, जनता कर्फ्यू होना चाहिए। उसके बाद उसकी तोड़ में, यानी हर चीज हम ये सोचते हैं कि जो चीज मोदी साहब कह रहे हैं, अगर हमारी जान बचाने के लिए भी हो, हम मोदी जी की मुखालिफत करेंगे, हम हिंदुस्तान को बुरा कहेंगे। तो कांजवी साहब ने ये बात कही, कह रहे हैं ये तो हुकूमत जो है, एक मिनट रुकिए, हुकूमत तो मस्जिदों में ताले डालना चाहती है, ऐसा सब कुछ नहीं है। करने का काम कर रहे हैं, जो भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है, जो ये कह रहे हैं कि मस्जिद को छोड़िए नहीं, मस्जिद को पकड़िए, मस्जिद में पहुंचिए, ये कौन लोग हैं? बात तो पूरी होने दीजिए, कौन लोग हैं सर? देखिए, हाँ मैं बता रहा हूँ, ये वही लोग हैं जो आम मुसलमान को वर्गलाते हैं, उकसाते हैं, भड़काते हैं। तो मौलाना साद साहब को ये देखना चाहिए था कि सारी दुनिया में वबा फैली हुई है, पढ़े लिखे आदमी हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबिक सब कुछ जानते हैं, तो उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। अच्छा, हमारे जो लोग मरकज में जाते हैं, मैं भी मरकज में जाता हूं, और मरकज के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप एक जुमेरात, एक थर्सडे को जाओ वहां, तो अगले थर्सडे तक आप हर मुसीबत से, परेशानी से बचे रहते हो। इतना लोगों का विश्वास है इसमें। अगर इतना बड़ा विश्वास है तो आप इस विश्वास को बनाए रखिए। आपने इस विश्वास को तोड़ दिया मौलाना साद साहब, ये कह के कि हुकूमत मसाजिद में ताले पड़वाना चाहती है। आपने कहा कि जब हुकूमत, क्या पूरी दुनिया ये कह रही है, बड़े बड़े साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, आप आपस में ग्रुप में ना आओ। हुकूमत ने 13 तारीख को, 16 तारीख को, उसके बाद 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने, 20 तारीख को, फिर 22 तारीख को प्रधानमंत्री ने, 22 तारीख को हुकूमत ने, और 25 तारीख को बड़ी क्लियरली प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के कहा था कि मेरे देशवासियों, इसमें सब लोग शामिल हैं, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग नहीं हैं, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल हैं। उन्होंने कहा, हाथ जोड़ के कहता हूं, अपनी जान बचाओ, अपनी फैमिली की जान बचाओ, लक्ष्मण रेखा खींच लो घर के आगे, घर से बाहर मत जाओ। अरे कोई तो वजह होगी। और मैं तारीफ करना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री की, बबांगे दहल, आप मुझे चाहे जो भी समझे, मैं किसी का ब्रीफ लेके नहीं चल रहा हूं, बड़ी तारीफ करना चाहूंगा कि एक
एक फैमिली के हेड की तरह से उन्होंने कहा लक्ष्मण रेखा खींचो, अपने खानदान को बचाओ। जब आप बचोगे, और जब उन्होंने ये भी कहा कि जान है तो जहान है, जान बचेगी तो आप मस्जिद भी जाओगे, मंदिर भी जाओगे, गिरजा गुरुद्वारा भी जाओगे। आप ये देखिए, वेटिकन बंद है, मक्का बंद है, मदीना बंद है, दुनिया की सारी जो इबादत गाहें बंद हैं। हमने मरकज खोल रखा है, फिर हम ये कहते हैं कि मुसलमानों के पीछे पड़े हुए। अरे क्या मुसलमानों के पीछे पड़े हुए? कोई एक बात मैं और क्लियर कर दूं, मुझे 1 सेकंड का मौका और दीजिए। किसी ने ये कहा कि जो भीड़ जमा हो गई थी ISBT पे और बॉर्डर्स के ऊपर जो हमारे स्टेट्स हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए मरकज के पीछे पड़ गए। अरे जो गलत काम करेगा, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, कोई भी हो, कहा जाएगा। और पुलिस वालों की मैंने मीटिंग देखी थी, SHO साहब कह रहे थे हमने रिक्वेस्ट किया। अरे रिक्वेस्ट क्या, डंडे मार के इनको बाहर निकालना चाहिए था, और इनको जहां भेजना था, क्वारंटीन के लिए भेजते, कहीं भेजते, इनको भेजना चाहिए था। ठीक है, कोताही सब जगह हुई है, लेकिन सबसे बड़ी कोताही खुद मरकज के लोगों से हुई है कि उन्होंने, जब उनके पास 5-6 ऑर्डर्स आ गए थे कि 20 के ग्रुप में नहीं रहना, 5 के ग्रुप में नहीं रहना, तब आपने ये तकरीर क्यों करी कि सरकार जो है मसाजिद के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, नहीं चाहती कि हम लोग जमात में नमाज पढ़ें। अरे जमात में जब जान बचेगी जब तो पढ़ेंगे। ये हिंदू मुस्लिम करने का वक्त नहीं है, ये सियासत की बंदूक छोड़ने का वक्त नहीं है। जो भोले भाले मुसलमान हैं उनके कंधों से सब मिलकर साथ में आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वजीर आजम का हाथ बटाए, हुकूमत का हाथ बटाए। ये आपकी जान बचाना चाहते हैं, और आप इसको आम मुसलमान को वर्गलाने के लिए, उकसाने के लिए, उसको भड़काने के लिए आप चाहते हैं उसकी जान चली जाए। कैसा अजीब माहौल बन गया है। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, इसको समझिए, और तन्हाई में जो भी इबादत करनी है करिए। अच्छा अंबर ज़ैदी, क्या तबलीगी जमात के मौलाना इतने मासूम हैं, इतने इनोसेंट हैं कि इन्हें बताया जाएगा पहले A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कोरोना, तब जाकर के समझेंगे सब? उनको समझाने की जरूरत नहीं, वो ये सोचे समझे कि जो हमारे मुसलमान कौम है उनको अनपढ़ रखने के लिए ये पूरी साजिश है, ताकि वो ना पढ़े लिखेंगे और ना ही उनके गिरफ्त से बाहर निकलेंगे। आप मासूम, आप ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलें, आप मस्जिदों को सूना ना करें, ये पूरे हर चीज में आप बीजेपी संघ की साजिश करेंगे। आप अपने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको सुसाइड करने में मजबूर कर रहे हैं। ये सुसाइड ही, अगर आप किसी को जानते बूझते आप किसी बीमारी की तरफ, मौत की तरफ धकेल रहे हैं तो ये सुसाइड है, आप गुनाह कर रहे हैं, आप इस्लाम के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ गुनाह कर रहे हैं। तो उनको समझाने की जरूरत नहीं, वो सोचे समझे तौर पर ये सारी चीजें उन्होंने की है। तो कोताही बड़े स्तर पर सामने आई है, चाहे वो मरकज के लोग हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की। अगर आप पूरा पुलिस पे ठीकरा तोड़ देंगे तो वैसे तो आप पुलिस को, प्रशासन को कुछ समझते नहीं है, लेकिन जब अपनी जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ने की बारी आती है तो आप सीधे पुलिस और प्रशासन पे सवाल उठा देते हैं। बिल्कुल, जिम्मेदारी सवाल उठाना नहीं, जिम्मेदारी ये है कि आप खुद भी एक आम नागरिक की जिम्मेदारी समझिए। और इस मुश्किल वक्त में जब कोरोना के खिलाफ पूरा देश जंग लड़ रहा है, माफी के साथ रोक रही हूँ फिरोज जी, क्योंकि वक्त नहीं है। फिरोज जी, शहकाज जी, अंबर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ आम लोगों के जो अधिकार है वो तो समझना ही चाहिए, जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। हजारों